नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। BSc मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम शुरू करते हैं वलय सिद्धांत रिंग थ्योरी को, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए उपयोगी है और इसमें फाइनल ईयर में चलती है MGSU में और अन्य विश्वविद्यालयों में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के कोर्स में के रूप में संचालित है। तो शुरू करते हैं वलय सिद्धांत। वलय सिद्धांत को शुरू करने से पहले कुछ बातें आवश्यक रूप से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम दोहरा लेते हैं, उनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि आपको यह टॉपिक समझने में आसानी रहे। तो आवश्यक पुनरावृत्ति के अंतर्गत हम नंबर सिस्टम को देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम अपने को ध्यान में होना चाहिए। एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, आई और जेड क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड हमारा एक नंबर सिस्टम का वीडियो भी है, आप उसको डिटेल में देखना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम आपको और ज़्यादा डेप्थ में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम उतना ही लेंगे जितना ही इस वलय सिद्धांत के लिए आवश्यक है। इसकी डिटेल्ड में चर्चा यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि हम अपने पेपर को करना चाह रहे हैं। तो चलते हैं आवश्यक पुनरावृत्तियों की ओर। तो इसमें नंबर सिस्टम लेते हैं। प्राकृत संख्या सबसे पहले है नेचुरल नंबर, इसको एन से लिखा जाता है। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या किससे लिखते हैं, एन से। और धनुकोष्ठक में 1 2 3 4 डॉट 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 के द्वारा लिखी जाती है। यानी प्रकृति प्रदत्त संख्याएं क्या है, 1 2 3 4, 1 से शुरू होके अनंत तक। 1 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 4 है, ऐसे बीच में कुछ नहीं है। यानी 3 के बाद में 4 है, इनके बीच में कुछ नहीं है प्राकृत संख्याएं। ऐसे डॉट डॉट यानी 5 6 7 8 9 10 चलती रहेगी ये प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में है पूर्ण संख्याएं। जीरो का आविष्कार कहते हैं भारत के अंदर हुआ, तो इससे जीरो से क्या होगी, संख्याओं में पूर्णता आई, तो इसलिए पूर्ण संख्याएं कहा जाता है डब्ल्यू को, या होल नंबर्स कहा जाता है, इसलिए डब्ल्यू से लिखा जाता है। और इसमें कौन कौन सी संख्याएं, जीरो को भी शामिल कर ले प्राकृत संख्या में, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ये पूर्ण संख्याएं बन गई। तो अब आप ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू के अंदर एन समाहित है। डब्ल्यू के अंदर क्या है, एन है। तो यानी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है क्या, नहीं होती। यानी ये बड़ा, जैसे इस क्रम में चलते रहेंगे तो ये बड़ा सेट होता जाएगा, आरोही क्रम की तरफ बढ़ते रहेंगे हम। तो आगे वाला सेट पीछे वाले पे नहीं जाएगा, लेकिन ये पीछे वाला जो 1 नंबर का है वो आगे वाले पे जा सकता है। यानी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। तो अपने को पता है ये छोटा सेट है और ये बड़ा सेट है। तो छोटा बड़ा हो सकता है, बड़ा होगा, छोटा भविष्य में बड़ा होगा, लेकिन बड़ा छोटा नहीं हो सकता। तो पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती, प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है। ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का नॉलेज हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद में नंबर 3 पे आई और जेड, ठीक है, इंटीजर और जेड से लिखते हैं इसको। जेड यानी जहल, जहल यानी पूर्णांक बोलते हैं, नंबर बोलते हैं अंकों को, पूर्णांकों को कहा जाता है ये। आई और जेड इंटीजर और जहल यानी अंक के द्वारा। फिर डॉट डॉट डॉट, इसमें कौन सी संख्या आती है, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अर्थात आगे भी संख्याएं चलती जाएगी और इससे पहले भी यहाँ पे संख्याएं हैं। यानी -3 से पहले -4 है, -4 से पहले -5, ऐसे करके। तो ये नंबर सिस्टम आपका -3 -2 -1 0 1 2 3, अर्थात ये जेड है आपका। इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। अब पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ये आपके धन पूर्णांक है और ये ऋण पूर्णांक है। 0 न तो धन होता है न ऋण होता है, 0 क्या होता है, केवल पूर्णांक होता है। तो जेड प्लस है, जेड प्लस क्या है, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ से 1 से शुरू करते हुए उसको एन यानी नेचुरल नंबर भी तो है ही, नेचुरल नंबर धनात्मक पूर्णांक की बात है। तो वो 1 2 3 4 डॉट 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 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है। फिर जेड माइनस, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो डॉट 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 -3 -2 -1, डॉट 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 का मतलब इधर भी संख्याएं हैं और आगे डॉट 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 लगाओ तो आगे भी चलती जाएगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी इंटीजर्स। अब इंटीजर में कई बार ऐसे दे दिया जाता है Z0, इसको Z0 भी कहा जाता है। तो सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स है।
नॉन जीरो इंटीजर्स का समुच्चय है, या इसको हिंदी में शून्यतर पूर्णांकों का समुच्चय कहा जाता है। पूर्णांकों में से शून्य को निकाल दिया जाए, जेड में से जीरो को निकाल दिया जाए, तो जेड में से अगर हम जीरो को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, प्लस माइनस एक, एक माइनस का बच गया, एक प्लस का भी बच गया, तो प्लस माइनस एक, फिर प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस चार, डॉट डॉट डॉट। तो ये जेड जीरो हो गया शून्यतर पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, अब आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्णांकों में प्राकृत संख्याएं भी है और पूर्ण संख्याएं भी है, और इसके अलावा नेगेटिव है, इसलिए इनको इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक यानी पूरा अंक है, साफ तो अंक, पूरा अंक तो पूर्णांक बोला जाता है, ये पूर्णांक। अब इसके बाद 4 नंबर पे आता है क्यू, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या कौन सी संख्या होती है, पी बटा के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती है, जहाँ पे पी क्यू जेड से लिखे एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं है, यानी कोई भी दो जेड से संख्या ले ले, उन्हें पी बटा क्यू रूप में लिख दें, जहाँ पे आपका क्यू जीरो नहीं है, तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। अर्थात पी बटा क्यू रूप की समस्त संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अंश बटा हर में हर शून्य नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि सिर्फ अब आप 2/3, 5/7 लिए एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं बहुत सारे, कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए। अब पूर्णांकों के नीचे एक लगाओगे तो भी इसमें आ गई, तो ये अभी तक में सबसे बड़ा सेट है, यानी इन चार में एन डब्ल्यू आई और जेड और क्यू है, उसमें ये क्यू अभी तक का सबसे बड़ा सेट है। अब क्यू प्लस है, पॉजिटिव रियल रेशनल नंबर कहा जाता है, धनात्मक परिमेय संख्या है, और क्यू नॉट है तो नॉन जीरो रेशनल नंबर, जीरो नहीं है शून्यतर, यानी जीरो को निकाल दिया गया है। क्यू में से जीरो को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अब उसके बाद में आती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल क्या है, क्यू के ऊपर सी कॉम्प्लीमेंट का चिन्ह लगा दिया जाता है, यानी वास्तविक संख्याओं में से क्यू को निकाल दिया जाए, यानी नॉन क्यू जो परिमेय नहीं है, ये नॉन क्यू शब्द यूज किया हमने, नॉन क्यू, क्यू फॉर रेशनल, जो रेशनल नहीं है उन्हें इरेशनल कहा जाता है। तो वे संख्याएं जो किसी भी विधि द्वारा पी बटा के रूप में नहीं लिखी जाती या जा सकती, अर्थात जो परिमेय नहीं हो, जो परिमेय नहीं हो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है, और ये पाई और ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय और परिमेय को मिला दिया जाए, अपरिमेय क्या होती है, जो परिमेय नहीं है, तो अभी तक की संख्याओं के साथ इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय अलग अलग है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। अब उसके बाद में हम अगला सेट देखते हैं 6 नंबर पे, और है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी है, समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाती है। सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर सेड टू बी रियल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं होगी। तो अभी तक में सबसे बड़ा सेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद में सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिनको अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं भी कहा जाता है, और सी के द्वारा लिखा जाता है। इसमें a प्लस आइटा बी रूप की संख्याएं होती है, जहाँ पे आइटा -1 का अंडर रूट है तथा a और b वास्तविक है। तो अगर हम b को 0 रख दिया जाए तो ये सारी की सारी वास्तविक यहाँ पे आ जाएगी ना, क्योंकि a और b वास्तविक है। तो b को 0 रख दिया जाए, आइटा काल्पनिक भाग है, आइटा -1 का अंडर रूट है, तो b को 0 रख दिया जाए तो सारी की सारी वास्तविक आ जाएगी। a को 0 रख दिया जाए तो आइटा b यानी विशुद्ध काल्पनिक संख्याएं आ जाएगी। तो इन नंबर सिस्टम को हम ऐसे याद रख सकते हैं, ध्यान रखना, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी, अपरिमेय को यहाँ पे नहीं लिया हमने। ठीक है, तो वो कोई वलय सिद्धांत में ज़्यादा काम में भी नहीं आने वाला है, तो ध्यान रखना, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी। एन यानी नेचुरल, कौन सी एन, अगर हम एन नाम बोलते हैं तो आपको एन पूरी दिमाग में आ जानी चाहिए, फिर डब्ल्यू, फिर जेड, फिर क्यू आर सी, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी, इसको याद कीजिए। अब हम आगे देखते हैं इसको। जैसा कि हम सम्मिश्र संख्याओं में बता चुके हैं कि a 0 हो जाए तो सम्मिश्र संख्या को z से भी लिखा जाता है, और x प्लस आयोटा y है तो a की जगह x 0 रख दिया जाए तो आयोटा y 0, या
ये सॉरी आइटा वाई आ जाएगा, यहाँ पे आइटा बी जैसे ए 0 रख दिया जाए तो आइटा बी, इसको विशुद्ध काल्पनिक कहा जाता है। और बी 0 रख दिया जाए, अगर हम बी 0 रख दें तो जेड बराबर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। अगर इसको जेड से लिखें तो इसको वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं, तो ये सभी यानी सारी की सारी वास्तविक संख्याएं यहाँ पे आ गई। इसके अलावा भी 2 + 3 आइटा, 4 + 5 आइटा, तो ये बहुत बड़ा नंबर सेट है, तो लार्जर नंबर सेट हो गया। एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी में सी सबसे बड़ा सेट हो गया। अब ये ध्यान रखना है, एन है वो सबसेट है, डब्ल्यू का उपसमुच्चय है, सबसेट है। एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कब कहा जाता है, जब एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो। जैसे एक समुच्चय ए है उसमें 1 2 3 है, और बी है उसमें 1 2 3 4 अवयव है, तो ए के सारे बी में विद्यमान है ना, तो ए को बी का सबसेट कहा जाएगा। ऐसे पूरी प्राकृत संख्या डब्ल्यू में विद्यमान है तो एन डब्ल्यू का सबसेट है, और डब्ल्यू पूरे के पूरे जेड में विद्यमान है तो डब्ल्यू जेड का सबसेट है। तो जेड के दोनों सबसेट हो गए, और जेड है वो क्यू का सबसेट है, और क्यू है वो आर का सबसेट है, और आर है वो सी का सबसेट है। तो लार्जेस्ट नंबर सेट हो गया वो सी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नंबर सिस्टम के बारे में हमने ब्रीफली चर्चा कर ली है। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है हमारा नंबर सिस्टम का, आप उसे भी देख सकते हैं, और अपनी प्लेलिस्ट में जाके उसको, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं आप। अब थोड़ी सी जानकारी बीजीय निकाय या संरचना से संबंधित भी हम ले लेते हैं, ताकि हम एक वलय सिद्धांत को भली भांति समझ पाएँ। ये चीज़ें हम इसीलिए बता रहे हैं आपको, ताकि इस टॉपिक को, रिंग थ्योरी को आप एकदम अच्छे से समझ जाएं, और बिल्कुल इसको दिमाग में उतारा जा सके, जहन में उतारा जा सके। तो बीजीय निकाय या संरचना देखते हैं, इसको बोलते एल्जेब्रिक सिस्टम कह दीजिए, बीजीय निकाय, एल्जेब्रिक सिस्टम और स्ट्रक्चर संरचना कह सकते हैं। तो बीजीय निकाय या संरचना क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त होना चाहिए, यानी रिक्त नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट है। और उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया कोई स्टार मान लेते हैं। अब स्टार प्लस माइनस गुणा भाग कोई भी संक्रिया हो सकती है। जैसे दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ एक प्राकृत संख्या होती है ना, तो प्राकृत संख्याओं में योग एक द्विआधारी संक्रिया। ये द्विआधारी संक्रिया की सरलतम एक दिमाग में समझने युक्त डेफिनेशन हो गई अपनी। ठीक है, तो एक अरिक्त समुच्चय है और उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार है, वो प्लस माइनस गुणा भाग हो सकती है। एवं कुछ अभिग्रहितों से, अभिग्रहित यानी पोस्टुलेट्स बोलते हैं, अभिग्रहितों से, अभिग्रहित नीचे लिखी हुई है आपके समझने के लिए, अभिग्रहितों से युक्त निकाय बीजीय निकाय या संरचना कहलाती है। तो बीजीय निकाय या संरचना में कुल कितनी चीज आवश्यक चीजें होती है, पॉइंट्स होते हैं। अरिक्त समुच्चय और द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए, एवं अभिग्रहितों से युक्त निकाय बीजीय निकाय या संरचना कहलाती है। ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, माना ए बी बिलोंग्स टू जी है, जी कोई अरिक्त समुच्चय है भाई, ठीक है। तब अभिग्रहित नीचे दिए हुए हैं, कौन कौन से अभिग्रहित होते हैं उनको हमने बताया है आपको समझने के लिए। तब अभिग्रहित जहाँ जी है वो रिक्त नहीं है, और जी एक बीजीय निकाय या संरचना है, और स्टार उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया ऐसे मान लीजिए। तो ये कुछ अभिग्रहित क्या क्या होते हैं वो आपके लिए हमने समझने के लिए डिटेल में लिख दिए हैं। तो जी0 में क्या होता है, समवर्तता। समवर्तता या द्विआधारी संक्रिया एक ही बात है। ए बी जी में है तो ए स्टार बी भी जी में होना चाहिए, ये समवर्तता है। अब साहचर्यता क्या है, कोष्टक लगाने की अनिवार्यता को समाप्त करना, लिबर्टी ऑफ पैरेंथेसिस। ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो ए स्टार बी की कोष्टक लगा के इसको सरल कर लिया, जो आएगा उसका स्टार इसके साथ ले लिया। ऐसे इधर इसको सरल कर लिया, जो आएगा उसका स्टार इसके साथ ले लिया। तो ये साहचर्यता, कोष्टक आगे पीछे लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको लिबर्टी ऑफ पैरेंथेसिस कहा जाता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी है। अब तत्समक देखते हैं अगला। तत्समक का मतलब होता है तत्मान्य, उसके सम्मान्य, सामान्य अर्थात वापिस वही आ जाए, यानी उसके समान आ जाए, वापिस जो है उसके समान आ जाए। आइडेंटिटी इसको कहा जाता है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए दैट इम्प्लाइज ई बिलोंग्स टू जी इस प्रकार होना चाहिए
कि ए स्टार ई बराबर ए आ जाए, ई स्टार ए भी क्या आ जाए, ए। तो ये ई राइट साइड से है, ये ई लेफ्ट साइड से है। तो आइडेंटिटी इट मीन्स लेफ्ट एज वेल एज राइट, दोनों साइड से होना चाहिए। जैसे मैं 2 में क्या जोड़ूं कि 2 आ जाए, तो 2 + 0 बराबर 2, 0 + 2 दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ के लिए 0 है, तत्समक हो गया। अब 2 की जगह 3 में क्या जोड़ूं कि 3 आ जाए, 4 में क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए, 5 में क्या जोड़ूं कि 5 आ जाए, या किसी संख्या में क्या जोड़ूं कि वापस वही आ जाए, तो 0 हो गया ना। तो यहाँ पे 0 यानी a + 0 बराबर a है, 0 + a, तो लेफ्ट एज वेल एज राइट है, ये ध्यान रख लेना आइडेंटिटी। उसके बाद में प्रतिलोम है, इसको इन्वर्स एलिमेंट या व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टेबल एलिमेंट कहा जाता है। किसी a बिलोंग्स टू g के लिए i बिलोंग्स टू g है कि a स्टार i बराबर e i स्टार a, यानी प्रतिलोम से क्या है, किसी अवयव पर कौन सा अवयव ऑपरेट करें कि तत्समक आ जाए, और तत्समक का मतलब पुनः वही आ जाए, ये ध्यान रखना। तत्समक से तात्पर्य है पुनः वही अवयव आ जाए, यानी क्या संकारित करे किसी अवयव पे कि पुनः वही आ जाए। और प्रतिलोम का मतलब किसी अवयव पे कौन सा अवयव संकारित करें, ऑपरेट करें कि तत्समक आ जाए, ये ध्यान रखना है। ये तो इन्वर्स एलिमेंट भी लेफ्ट एज वेल एज राइट होता है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, जैसे तत्समक में है वैसे इन्वर्स में। ठीक है, अब क्रम विनिमयता देखते हैं। a स्टार b बराबर b स्टार a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। क्रम को विनिमय कर दो, आगे पीछे कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसको क्रम विनिमयता कहा जाता है। ये 5 अभिग्रहित है। ठीक है, अब सामी समूह या सेमी ग्रुप किसे कहा जाता है? एक अरिक्त समुच्चय G में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार से युक्त निकाय G स्टार सामी समूह कहलाता है यदि G0 व G1 का पालन करे। तो G0 क्या है? समृद्धता, और G1 क्या है? साचर्यता। G0 समृद्धता और G1 क्या है? साचर्यता का पालन करे। तो जिसमें समृद्धता और साचर्यता आए वह क्या है? समृद्धता और साचर्यता का पालन करे वह क्या है? सामी समूह कहलाता है। समृद्धता और साचर्यता का तो n+ क्या है? सामी समूह है, समृद्धता और साचर्यता का पालन करे। n+n गुणा w+w गुणा z+z गुणा, ये सारे सामी समूह या सेमी ग्रुप के उदाहरण हैं। क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होता है, तो ये G0 समृद्धता आ गई। साचर्यता प्राकृत संख्याओं को कैसे जोड़ लो? जैसे 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 + 4। 2 और 3 को पहले जोड़ लीजिए, 5 आएगा, उसमें 4 जोड़ दीजिए, 9 आएगा, और 3 और 4 को जोड़ लीजिए, वो 7 आएगा, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 9 आएगा। तो ये साचर्यता हो गई। ऐसे गुणा में भी क्या होता है? समृद्धता और साचर्यता दोनों का पालन करता है। दो प्राकृत संख्याओं को गुणा भी प्राकृत संख्या होता है, वो प्राकृत संख्याओं गुणन साचर्य नियम का पालन करता है। दो पूर्ण संख्याओं का योग भी एक पूर्ण संख्या होता है, और पूर्ण संख्याओं का योग साचर्य नियम का पालन करता है। इसी प्रकार गुणा के संदर्भ में और दो पूर्णांकों का योग भी सदैव एक पूर्णांक ही होता है। ये प्राकृत पूर्णांकों में योग द्विआधारी संक्रिया है, यानी दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है, तो पूर्णांकों में योग एक द्विआधारी संक्रिया है। और पूर्णांकों को क्या है? ये साचर्य नियम का पालन करते हैं, कैसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आगे पीछे कोष्टक लगा के। और ऐसे ही z गुणा, तो लिबर्टी ऑफ पैरेंथेसिस इसमें विद्यमान है। तो ये सारे के सारे सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल्स है, सामी समूह के उदाहरण है। अब वलय सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ा सा ग्रुप को और समझ लेते हैं। ये पुनरावृत्ति अति आवश्यक है ताकि आपको वलय सिद्धांत एकदम आसान लगे। हमारा यही प्रयास रहेगा, हम आपको एकदम बेटर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं समूह या ग्रुप क्या होता है। तो एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब खाली नहीं होना चाहिए, एवं उसे परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, यानी स्टार की जगह प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी आ सकता है। ठीक है, से युक्त निकाय G स्टार ग्रुप कहलाएगा यदि वह G0 से G3 तक के समस्त अभिग्रहितों का पालन करता हो। अर्थात G स्टार ग्रुप कहलाएगा। तो समृद्धता, ये G0 समृद्धता, आप इसको याद रखिए, G0 है समृद्धता, क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। A भी G में है तो A स्टार B भी G में होना चाहिए। स्टार का मतलब उनका जोड़, G का मतलब कोई सेट हो सकता है। कौन कौन से सेट है? N W Z Q R C में से कोई भी सेट
दिया जा सकता है। जी का मतलब जी से ही नहीं है, जी का मतलब कोई सेट है, एरिक समुच्चय, उसको हमने यहाँ पे जी लिया है। अब यहाँ पे नाम ग्रुप देते हैं इसलिए उसको जी कह दिया। अब ग्रुप के लिए कौन कौन हो सकता है? एन भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो भी अभिग्रहित है इनका वो पालन करना चाहिए। समझ में आ गई बात है। अब देखते हैं दूसरी, ये जी जीरो समर्थता होगी, जीवन साचर्यता, इसको एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ए स्टार बी, इन दोनों में पहले लगा दिया, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये साचर्यता है। तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट माना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी है। ध्यान देना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई बराबर ए ई स्टार ए। तो आइडेंटिटी इट मीन्स राइट एज वेल एज लेफ्ट या लेफ्ट एज वेल एज राइट, बोथ एग्जिस्ट करनी चाहिए। तत्सम का मतलब पुनः वही आ जाए। ए पर क्या ऑपरेट करूं, जैसे ई वापिस ही आ जाए। जैसे 2 में क्या जोड़ूं कि वापिस 2 ही आ जाए, 3 में क्या जोड़ूं कि वापिस 3 आ जाए, 4 में क्या जोड़ूं या किसी संख्या में क्या जोड़ूं कि वापिस वही आ जाए। ऐसे गुणा में 1 को किससे गुणा करूं, 2 को किससे गुणा करूं, 3 को किससे गुणा करूं कि पुनः वही आ जाए। तो गुणा में तत्समक 1 होगा, जोड़ में तत्समक 0 होगा। अप्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट कहा जाता है। तो माना किसी ए बिलोंग्स टू जी के लिए कोई बी जी में ऐसा बैठा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आ जाए। किसी अवयव पर कौन सा अवयव संकारित करें कि तत्समक आ जाए, प्रतिलोम से तात्पर्य तत्समक आ जाए। और तत्समक मतलब पुनः वही आ जाए, तत्समक में पुनः वही आ जाए और प्रतिलोम में तत्समक आ जाए, ये ध्यान रखना आपको। तो ए स्टार बी बराबर ई, बी स्टार ए। तो इन G0, G1, G2, G3 इन सभी यानी 4 अभिग्रहितों का पालन करता है वह ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? इन सभी चारों का पालन करता है उसे ग्रुप कहा जाता है, ध्यान रखना। और इसमें इसका ए का प्रतिलोम बी है तब ए को व्युत्क्रमणीय कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब देखिए Z प्लस ग्रुप के उदाहरण दे रखे हमने, Z प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस क्यू नॉट क्रॉस आर नॉट क्रॉस सी नॉट क्रॉस, ये सारे के सारे समूह के उदाहरण हैं, ग्रुप के उदाहरण हैं। कैसे? Z कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या है, तो किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है, तो ये समवर्तता होगी। साचर्यता पूर्णांकों का कैसे जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। समवर्तता साचर्यता तत्सम किसी पूर्णांक में क्या जोड़ोगी वापिस वही आ जाए, तो शून्य पूर्णांक मौजूद है इसमें। अब 2 में क्या जोड़ोगी 0 आ जाए तो 2 के लिए -2, 3 में क्या जोड़ोगी 0 आ जाए -3 है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक भी है, इन्हें प्रतिलोम अवयव भी अस्तित्व में है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सारे के सारे ग्रुप हो गए। अब क्यू प्लस है, क्यू में जेड तो आता ही है और इसके अलावा भी ये धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी है, तो ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है, क्योंकि ये सभी ग्रुप के अभिग्रहितों का पालन करता है। क्यू नॉट क्रॉस भी ग्रुप है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का गुणा भी सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, शर्त ये कि नीचे वाली शून्य नहीं होनी चाहिए। इसमें से 0 को निकाल दिया, वैसे क्यू नॉट का मतलब ये है। और आर नॉट क्रॉस है, 2 वास्तविक संख्याओं का गुणा भी एक वास्तविक होता है। ठीक है, नीचे वाली शून्य होनी नहीं चाहिए भाई, ये तो शून्य तो हटा के बात कर रहे हैं हम साचर्यता का पालन करते ही हैं। और तत्समक इसमें होता है गुणा के लिए, तत्समक किसी वास्तविक संख्याओं किससे गुणा करेगी वापिस वही आ जाए, 1 है। ठीक है, और इसमें भी सी नोट में भी 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 + आइटा 0। तो ये सारे के सारे ग्रुप हैं। अब हमने एक प्रश्न पूछा, क्यू क्रॉस ग्रुप नहीं है क्यों? इसके बारे में विचार कीजिए और आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में सोचिए। क्यू नॉट क्रॉस ग्रुप है, क्यू क्रॉस ग्रुप है नहीं है, यहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हमारा पुनरावृत्ति हो गई है। अब हम मुख्य वलय सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पुनरावृत्ति होने के पश्चात वलय सिद्धांत को शुरू करते हैं हम। तो अभी तक हमने उन बीजीय निकाय संरचना का आपने फर्स्ट ईयर में भी अध्ययन किया था, ठीक है, और यानी समूह सिद्धांत आपने पढ़ा हुआ है, ग्रुप थ्योरी। तो उसमें हमने क्या किया, अभी तक एक उन बीजीय निकाय संरचना का अध्ययन किया जिनमें एक रिक्त समुच्चय
और एक द्विआधारी संक्रिया, और उसमें परिभाषित कुछ अभिग्रहित है, जैसे समवर्ता, साचर्यता, तत्समक प्रतिलोम, क्रम विनिमयता, ये अभिग्रहित है, कुछ अभिग्रहित परिभाषित है। तो तीन चीजें, अरिक्त समुच्चय और एक द्विआधारी संक्रिया और कुछ अभिग्रहित से संबंधित निकाय का हमने अध्ययन किया है। अब हम यहाँ पर उन बीजीय निकाय या संरचना का अध्ययन करेंगे जिसमें एक अरिक्त समुच्चय है, उसको हम यहाँ पे R से लिखेंगे, क्योंकि वलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिंग, RING, तो इसलिए R से। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अरिक्त समुच्चय और दो द्विआधारी संक्रियाएं, कितनी है, दो द्विआधारी संक्रियाएं, ध्यान देना, और कुछ अभिग्रहित परिभाषित हो। तो ये वलय सिद्धांत है। इसके अंतर्गत क्या करना है, आपको ध्यान देना है। वलय सिद्धांत के चैप्टर में या इस यूनिट में क्या है, अपने पास एक अरिक्त समुच्चय है और दो द्विआधारी संक्रियाएं कुछ अभिग्रहित है। तो दो द्विआधारी संक्रियाओं का महत्वपूर्ण सरलतम निकाय क्या है, वलय है। तो इस वलय सिद्धांत के अंतर्गत ये ध्यान देना है आपको। तो यानी दो द्विआधारी संक्रिया का महत्वपूर्ण सरलतम निकाय क्या अपने पास है, वलय है। एक बार पुनः देख लीजिए, हम वलय सिद्धांत के अंतर्गत रिंग अथवा वलय का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने उन बीजीय निकाय या संरचना का अध्ययन किया जिसमें एक अरिक्त समुच्चय और एक द्विआधारी संक्रिया और कुछ अभिग्रहित थे। अभिग्रहित समवर्ता, साचर्यता, तत्सम, प्रतिलोम, क्रम विनिमयता हो सकते हैं, इनमें से कोई हो सकते हैं। ठीक है, अब हम उन बीजीय निकाय या संरचना का अध्ययन करेंगे जिसमें एक अरिक्त समुच्चय और दो द्विआधारी संक्रियाएं और उसमें कुछ अभिग्रहित परिभाषित हो। तो दो द्विआधारी संक्रिया का महत्वपूर्ण सरलतम निकाय क्या है, वलय है। क्या है, वलय है। तो वलय से शुरू करेंगे हम। वलय की विस्तार पूर्वक चर्चा हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तब हम समझेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या हो तो हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आपके कमेंट बॉक्स में आप उसका पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि ये भाई इसका आंसर कैसे होगा। इसके द्वारा हम आपको सूचित करने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट ज़रूर करें। टिल देन जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टिल देन जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।